हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, और जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन बताएंगे हम। और जिसमें एक प्रमेय आती है सबसे पहले, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसका कथन या स्टेटमेंट बोले हम, प्रत्येक भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। अब देखो इस स्टेटमेंट में दो चीज आई हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। सबसे पहले इनको समझेंगे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या देखते हैं हम। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की हम परिभाषा देना चाहें तो क्या देंगे कि एक से बड़ी वे संख्याएं जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित हैं। एक से बड़ी वे संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित हैं क्या कहलाएंगे, हमारी अभाज्य संख्या। ठीक, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ठीक, ये हो गई हमारी अभाज्य संख्या। अब बात करें हम भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या का मतलब है कि एक से बड़ी वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं है, जो अभाज्य नहीं है क्या कहलाएंगे, हमारी भाज्य संख्याएं कहलाएंगे। ठीक, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। जैसे जैसे 4, 6, 8, 10, एक 9 भी आती है इसमें, 9, 10, 16। ठीक, देखो ये डेफिनेशन हमारी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन देखनी चाहेंगे, एक से बड़ी वे संख्याएं जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित है क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ठीक, अब भाज्य संख्या, एक से बड़ी वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं है क्या कहलाएंगी, हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। इसकी हम भाज्य संख्या की दूसरी डेफिनेशन देना चाहें तो क्या होगी, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हों क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं। तो हमें दोनों चीज़ समझ में आ गई, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। हम अपनी प्रमेय पे आते हैं कि प्रमेय कह रही है हमारी, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो जैसे कोई हम भाज्य संख्या लें, कोई जैसे ले लें कोई 2500 एग्जाम्पल में। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड करें, ये हो जाएगा 2, फिर 2 से डिवाइड है, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजा, फिर 5 से होगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और नहीं 5 एकम 5 नहीं, 5 पंजे 25।
हमने 2500 हमारी क्या है भाज्य संख्या थी, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। क्या कर लिए, दो, ये दो देखें हम, जितनी भी क्या है हमारे अभाज्य गुणनखंड है। 2500 को हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो प्रमेय ने क्या कहा था कि जो हमारी जितनी भी हमारे पास में भाज्य संख्या है उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो ये गुणनफल के रूप में है ना, जितनी हमारी संख्याएं क्या है हमारी भाज्य संख्या। और लास्ट में इसने क्या बोल दिया कि गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना। अगर हम इस क्रम को अनदेखा करें, क्या अगर हम इस क्रम को अनदेखा करें कि 2 को पहले लिख लें 5 को बाद में लिख लें, इसे छोड़ के अगर हम पूरी क्लास में देखें तो पूरे सभी बच्चों का क्या आएगा हमारा, यही एक गुणनखंड आएगा जिसे हम बोलेंगे अद्वितीय, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक। क्या बोलेंगे, यूनिक। जैसे कोई और ले, हम 500 ले लें, 2 से डिवाइड है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब इसके हम देखें क्या होंगे, 500 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, हमने हमारी आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कह रही कि जितनी भी हमारे पास में भाज्य संख्या, अभी 2 भाज्य संख्या ली हमने, तो हमने इनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया इनको, 2 2 4 और 2 5, ये 2 2। ठीक, अब इसमें एक और दिया हुआ है कि अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब है कि हम एक क्वेश्चन है अपनी क्लास में पूरी में, तो सभी बच्चों का जो एक गुणनखंड है, जो भी सभी बच्चों का गुणनखंड है, ये सेम आएगा। किसके बिना, अगर हम इनके क्रम को ना देखें तो। ठीक, ये हमारी आधारभूत प्रमेय थी। एक और जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके चले हम, 200 जैसे इसे करें 2, अगर इसे मैं 10 से काट दें ऐसे ही, तो ये क्या हो जाएगा, 200 गुणा में 2 गुणा 10 गुणा 10। ठीक, अब आधारभूत प्रमेय क्या कह रही थी कि जो हमारी भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा जो 10 है, 10 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, क्या है भाज्य संख्या, क्योंकि 5 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, तो ऐसे नहीं कर सकते हम। अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। संख्याएं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 0 पर समाप्त हो सके। और आधारभूत प्रमेय के अनुसार ही देखेंगे हम कि ये जो हमारा 4 की पावर n है, इसका जो कभी ऐसा मान आ सकता है n के लिए कि जो 0 पे समाप्त हो सके। जैसे ये कह रहा कि 4 की पावर n का क्या, जहां n वास्तविक प्राकृतिक संख्या, तो हम n बराबर 1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे कि आता कि नहीं एंड में 0। 4 की पावर n हम n बराबर 1 रखें, यहाँ पे n बराबर 1 तो हो जाएगा 4 की पावर 1 हो जाएगा 4, और n बराबर 2 रखेंगे, हो जाएगा n घात 2, 4 चौक 16, और n बराबर 3 रखेंगे और 4 की पावर 3 हो जाएगा 64। अब ये रखते जाएंगे कि कहीं 0 आ सकता है इसके अंत में, यानी 0 लास्ट का अंक। अब इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ समझेंगे कि जैसे कोई हमारे पास में 0 कब कब आती है, क्या क्या कंडीशन है 0 आने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 10, 20, 30, ऐसे 2-3 संख्या ले लें हमने जिनके एंड में या लास्ट का अंक 0 है।
और इसमें चेक करेंगे कि क्या क्या चाहिए कंडीशन हमें। 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, इन सभी को 0 बनाने के लिए 2 गुणा 5 और 2 गुणा 5 सबकी 2 और 5 की एक जोड़ा की जरूरत पड़ेगी। क्या कि ऐसी भी कोई सी भी संख्या उठा लें हम जिसमें लास्ट का अंक 0 हो, तो उसको 0 बनाने के लिए एक जोड़ा 2 गुणा 5 की आवश्यकता जरूर होगी। ठीक, अब इसमें हम चेक करें तो 4 की पावर n है, इसका हम अभाज्य गुणन करें 4 के, तो 2 गुणा 2 की पावर n। अब आगे तक हम इनको देखें, n बराबर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, अगर हम 5 भी रखें तो ये अंदर वाली जो संख्या है रिपीट होंगी, कभी भी क्या होगा 0 नहीं बनेगा। क्या लास्ट का अंक कभी भी 0 नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः n के किसी भी मान के लिए चार की पावर n में संख्या 5 नहीं आ सकती। क्या, अतः n के किसी भी मान के लिए 4 की घात n में संख्या 5 नहीं आ सकती है, इसलिए चार की घात n अंक 0 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक, हमें क्या करना है कि n के किसी भी मान के लिए 4 की पावर n में संख्या 5 नहीं आ सकती, इसलिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक, ये हमने कैसे चेक करा कि हमने देखे 2 गुणा 2, ये तो बस 2 ही बनना है, इसमें 5 तो कभी आएगा ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब वीडियो को पॉज करेंगे और इसे लिखेंगे अपनी नोटबुक में। तो हमने आधारभूत प्रमेय सीखी और उसके अनुप्रयोग सीखे हैं। क्या, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग, जिससे हम LCM निकालना और HCF निकालना सीखेंगे। अब इसमें पहले हम HCF निकालना सीखेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF, जब 2 या 2 से अधिक संख्या होंगी हमारे पास में, उनका हम HCF बताना चाहें आधारभूत प्रमेय के अनुसार कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, जो HCF होगा, जो उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उसकी छोटी घात का जो गुणनफल होगा वो ही हमारा HCF कहलाएगा। जैसे हमारे एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे 50 और 75। अब इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 50 के करें तो क्या होगा 2, 25, 2 से नहीं 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब यहाँ से 75, 3 से हो गई डिवाइड, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 5, 5। अब इनके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, तो हो जाएगा 50 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5। ऐसे ही अब जैसे ये हम उनकी घात बनाना चाहें तो ये सेम है दोनों, तो 2 गुणा 2 की पावर 1 लिख सकें, 2 की घात 1, इसकी 5 की घात क्या लिख सकें 2। ऐसे यहाँ पे 75, ये हो जाएगा 3 गुणा में 5 गुणा में 5। अब इनकी हम घात लिखना चाहें 3 गुणा में 5 की घात 2। ठीक, अब हमने उसने कहा कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। और इसमें देखेंगे हमने दोनों की संख्या का, भाज्य संख्याओं के हमने
गुणनखंड कर लिए तो देखेंगे हमने 2 की पावर 2 की घात 1 और 5 की घात 2 और 3 की घात 1 और 5 की घात 2 में। और इनमें देखेंगे 2 5 3 5 और इसमें देखेंगे कि उभयनिष्ठ कौन सा गुणनखंड है। और उभयनिष्ठ देखा तो ये है 5। और इन दोनों में देखेंगे कि इसमें छोटी घात कौन सी। अब दोनों बराबर हैं तो कोई सी भी ले सकते हैं। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर 5 की घात 2 बराबर 5 गुणा 5। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 25। अब एक एग्जाम्पल और लेके चले हम, जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 125 ले लो और 400 ले लो, 125 और 400। अब इसके हम ऐसे ही गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब 5 से कटेगा ये तो सीधा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब ऐसे इसके 400 करेंगे, 400 पहले 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4, 0 0, ये 100 बार, ये 50 और ये 25 और 5 एकम। हमने इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए दोनों संख्याओं के। तो 125 के क्या है हमारे 5 गुणा 5 गुणा 5 और इसके क्या है हमारे, तो इनको हम घातों के रूप में लिखें तो 5 की घात 3 हो जाएगा तो बस। और इसको 400 है, 400 को लिखें यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 बार 5, सॉरी। और उन घातों के रूप में लिखेंगे, 2 की घात कितनी हो गई 3 और 5 की घात कितनी हो गई 2। ठीक। और इसमें हम चेक करेंगे कि उसने बताया कि जो HCF होगा हमारा, कि दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। और गुणनखंड कौन सा उभयनिष्ठ 5, और इसमें सबसे छोटी घात किसकी है, इसकी। तो क्या हो जाएगा HCF बराबर 5 की घात 2 और उसका गुणनफल, तो 5 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा 25। तो इसका भी HCF क्या होगा 25। अब इसका मतलब है हमारा 25 जो है हमारा, इसमें सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित करेगा। क्या, जो 25 है हमारा, ये सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित करेगा। बोला ना उसने महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, मतलब फैक्टर का मतलब जो सबसे बड़ा हमारा गुणनखंड है वो क्या हमारा 25। हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने HCF सीखा। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समावर्तक LCM सीखेंगे। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या है इसकी, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब हमने हमारे पास में है छोटी घात ही सबसे, और यहाँ क्या है सबसे बड़ी। और एक और डिफरेंस है क्या, उभयनिष्ठ था गुणनखंड में, और यहाँ का है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड। ठीक। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये लघुत्तम समावर्तक के होता क्या है ना। जैसे हम देखें इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है, जैसे हम 2 का पहाड़ा लिखें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14। ठीक। अब 3 का पहाड़ा लिखें, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21। ये ऐसे लिख लिए मैंने, 2 के पहाड़ी कुछ आगे तक और ऐसे जाएंगे। ठीक। अब इसमें देखेंगे हमारे सब ये 2 के जो आगे क्या है हमारे गुणज हैं, मल्टीपल मतलब गुणज। ऐसे 3 के गुणज हैं। अब चेक करेंगे कि लीस्ट कॉमन फैक्ट, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब है, अब 3 में देखेंगे, 3 के 2 के पहाड़े में 6 आ रहा और इसमें 6, तो दोनों कॉमन मल्टीपल होंगे। और ऐसे यहाँ 12, ये दोनों कॉमन मल्टीपल होंगे। ठीक। ये हमारे 2 कॉमन मल्टीपल आ गए। और इसमें हम देखेंगे कि उसने बोला है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समाप्तवर्त है। अब इसका मतलब है तो LCM क्या हो जाएगा, जो इसमें छोटा LCM है, जो इसमें छोटा कॉमन मल्टीपल है, तो क्या है 6। ठीक।
तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 6। ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे, अब कोई एग्जाम्पल और लेके देखेंगे। ये तो बस ऐसे ही समझाने के लिए बताया। जैसे हम 72 और 84 ले लें। अब इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 72 तो 2 से डिवाइड होगा, 36 और ये 18 और ये 2 9 बार। अब 3 से तो इसके 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब ऐसे यहाँ जो 84 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 2 चौका 8 2 21 बार और ये 3 से डिवाइड होगा। 3 7 21 7 एकम 7। अब 84 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक, हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कर रहे हैं सॉल्व। अब इनके हम घात के रूप में लिखे हैं। 2 की घात कितनी हो जाएंगी? 3 और 3 की घात कितनी हो जाएंगी? 2। अब ऐसे यहाँ 2 की घात कितनी है? 2 और यहाँ 3 की घात कितनी है? 1 और यहाँ 3 की 7 की घात कितनी है? 1। अब उसने बोला कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। और इसमें देखेंगे जो हमारे जितने भी गुणनखंड है उनके सबसे बड़ी घात क्या है। अब एक तो 2 है और 2 की बड़ी घात हो गई ये 3 और ये 3 है, 3 की बड़ी घात हो गई ये और 7 है, ये तो 1 ही हमारा है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 1। अब इसको हम 3 बार लिखेंगे। 2 की घात 3 है, गुणा करो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 तिया 72 72 में 7 की गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50 504 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने एलसीएम निकालना सीखा। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे अभाज्य। एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। संख्या 6 और 20 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने एक एग्जाम्पल यहाँ ये समझा है और एग्जाम्पल करेंगे संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो पहले इनके गुणनखंड करो 6, ये 2 या 6 3 एकम 3 और ऐसे 20 के करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 2 10 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए तो 6 के कितने आए हमारे 2 गुणा 6, तो घात भी ऐसी हो जाएंगी इनकी। और 20 बराबर क्या है 2 गुणा 5, तो घात होंगे 2 की घात 2 और 5 की घात 1। ठीक, अब हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए इसके, तो एचसीएफ निकालेंगे हम। एचसीएफ के बारे में बोल रहा कि जो दो या दो से अधिक संख्या हो तो हमें जो कॉमन फैक्टर है हमारे, जो कॉमन है हमारी 2 है और तो कोई है नहीं, इसकी छोटी घात लेनी है। तो 2 की घात 1, तो क्या आ जाएगा आंसर 2। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 2। अब 2 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 6 और 20 को दोनों को विभाजित करेगी। अब हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम
अब एलसीएम में क्या है कि जितने भी हमारे पास में गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, उनका हमें बड़ी घात का गुणनफल लेना है। तो ये 2 है हमारा, 2 की बड़ी घात क्या होगी, 2 की घात 2, और 3 है, 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 60। अब एग्जाम्पल हमारा दूसरा हो गया, और एग्जाम्पल लेके देखेंगे। अब एक और एग्जाम्पल लेंगे हम। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 फिर का एचसीएफ और फिर इसका एलसीएम निकालना। क्या, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा छानवे और 404 4 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फिर और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमारा एग्जाम्पल है। अब इससे करने से पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे हम, जो 2 संख्यान के लिए ही है हमारे, जो जिसमें 2 संख्यान का एलसीएम और एचसीएफ निकाले हम। तो क्या हमारा एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर, ऐसे नहीं, 2 संख्या आना तो 2 संख्यान का ही लेके चलो। एलसीएम 2 संख्या हमारे पास में ए और बी, और दूसरी है हमारा एचसीएफ ए और बी। ये दोनों बराबर रहेंगे ए गुणा बी। क्या, अगर हम एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करें, वो दोनों संख्यान के गुणनफल के बराबर होगा। अब पहले हम उसने बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हमें एचसीएफ निकालना फिर एलसीएम निकालना। तो एलसीएम तो एचसीएफ तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल देंगे, और एलसीएम किससे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से। इस फॉर्मूला को नोट कर लेंगे हम। तो करो अभाज्य गुणनखंड। तो 96 की करेंगे हम, कितना आ जाएगा, 2 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 24 12, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। हम 404 के करेंगे। 2 202 और ये 201। अब 101 हमारे किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये क्या है हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 96 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 3। ठीक, अब इन्हें घातों के रूप में लिखेंगे 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 2 की घात 5 गुणा में 3 की घात 1। ऐसे इसको लिखेंगे 404 बराबर 2 गुणा 101। ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा में 101 की घात 1। ये तो एक ही बार है। अब हमें एचसीएफ क्या बताया, एचसीएफ बताया कि जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा, मतलब कॉमन या उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होगा, उसकी छोटी घात लेनी है हमें। तो क्या होगा, 2 हमारा कॉमन है और तो ये अलग है, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 2, और उसका गुणनफल करेंगे 2 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो इसका 4 एचसीएफ आएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब एचसीएफ तो हमारा कितना आएगा 4, तो क्या आ जाएगा, इसमें रख दो एलसीएम किसका 96 और 404 का निकाल लें हम। तो क्या आ जाएगा, गुणा में एचसीएफ 96 और 404, ये हो जाएगा बराबर
ये और भी कितनी है हमारी 96 गुणा में 404। अब ये गुणा में वाली तरफ जाके इसमें हो जाएगा भाग में, एलसीएम बराबर 96,404 बराबर 96 गुणा 404 बटे में एचसीएफ। ठीक, अब एचसीएफ तो हमने निकाल रखा, कितना आया 4, तो यहाँ वैल्यू रख दो बस। ये 96 गुणा 404 बटे में 4, ये कट जाएगा कितनी बार, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब ये 24 की गुणा करेंगे इसमें, 24 चौक 96 और 24 चौक 96, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 96,404 का। ठीक, अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल समझ में आएगा। पहले हमने क्या करा, गुणनखंड विधि से हमने क्या निकाला, एचसीएफ निकाला, और फिर हमारे पास में एक फॉर्मूला, उससे हमने फॉर्मूला से क्या निकाल लिया, एलसीएम। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल लेंगे और फिर इंट्रोडक्शन को ख़त्म करेंगे यहीं पे। पहले इसे नोट करो पॉज करके वीडियो को। तो एग्जाम्पल 4 लेंगे हम अब पहले हमने 2 संख्याओं को किया, अब क्या करेंगे, 3 संख्याओं के करेंगे। तो संख्या हमारी संख्या 6, 72 और 120 संख्या 6, 72 और 120। 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6, 2 और 3। ठीक, इन्हें हम रकम में करके देख सकते हैं, फिर में करके देख सकते हैं जो किए हैं, या तो सीधी डायरेक्ट इन्हें लिख दियो, क्योंकि ऐसे कर दो तो और अच्छी बात है। कितना हो जाएगा, 6 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3, तो पावर तो इनकी एक ही की होगी, और 72 हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 18, ये 2 में 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब इसके हो जाएंगे 72 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो यार 2 की पावर 3 और गुणा में 3 की घात 2, ये हो जाएगा 120 लेंगे हम 2, ये 60 बार, ये 2 30 बार और ये 2 15 बार। अब 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब ये हो जाएगा 120 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 3 गुणा 5, और इसको लिख लेंगे 2 की घात 3 और 3 की घात 1 और 5 की घात 1। हमने तीनों संख्याओं के गुणनखंड कर लिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब एचसीएफ की बात करें। अब एचसीएफ क्या बताया कि तीनों में जो हमारी कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात ले लेंगे। अब देखिए 2 2 2 3 3 3, तो 2 हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड आए हैं, 2 और 3, तो इनकी छोटी छोटी घात क्या है, 2 की घात 1 और 3 की घात 1, तो एलसीएम आ जाएगा तो 2 तिया 6। तो एलसीएम नहीं, सॉरी एचसीएफ तो हमारा 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या है, जितने भी गुणनखंड हुए हैं हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड, उनकी सबसे बड़ी घात लेनी है। क्या लेनी है, सबसे बड़ी घात, तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2 और एक 5 भी है हमारा अभाज्य गुणनखंड, तो कर दो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिया 24, 24 थी 72 पंजे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 1 36, 360 इसका एचसीएफ है।
अब एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल लिए। अब जैसे हमारे पास में ही है एलसीएम ए बी और एचसीएफ ए बी, अब इन दोनों के हम गुणा करके दोनों का एचसीएफ पर, लेकिन अब तीन संख्यान में ऐसा नहीं होगा कि ए गुणा बी गुणा सी डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ ए कॉमा बी कॉमा सी और गुणा में एलसीएम ए बी सी, ऐसे बराबर नहीं होगा। नहीं तो गुणा करके देख लो, यहाँ पे देखो 6 और 72 की गुणा करेंगे, 6 यहाँ करके देख लो तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43 गुणा में 120 तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 2 38, 12 चौक 48 और 2 12 चौक 48 और 3 51, ये होगा 51,840। ठीक, अब ऐसे ही इन दोनों की गुणा करें हम 360 और 6 की, 360 गुणा में 6 तो हो जाएगा 6 छंग 36 और 6 तिया 18 3 21, वहाँ क्या 2160, वहाँ क्या 51,840, तो क्या है दोनों बराबर नहीं है। तो ये फॉर्मूला हमारा ऐसे नहीं निकाल सकते हैं ना, जैसे हमने 2 का निकाला। तो हमारी 1.1 का एक्सरसाइज का यहीं पे इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नई एक्सरसाइज में 1.1 के साथ, जब तक के लिए पढ़ते रहिए।